ಪೀಡನೆ ಯಾತನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ದಿಲೀಪ್ ಕಾಚ್ರವರು. ಮೂಲತಃ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ AVP ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ 9ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಕಾಚ್ರ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿಲೀಪ್. नमस्कार। मंच पे आसीन आदरणीय जगदीश जी, हरीश जी, लक्ष्मण जी, हर्षा जी और आप सब लोगों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। मैं घर से निकल रहा था, मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि आप कार्यक्रम में जा रहे हो, कुछ तैयारी वगैरह किया कि नहीं किया? तो मैंने कहा मैं क्या करके जाऊँ। तो उस मंच में ऐसे दो लोग हैं जो गुरु स्वरूप है, तो उनके सामने बोलने में क्या बोलूं। आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी? अभी एक कल की घटना है, पुणे में हमारे एक कार्यकर्ता कश्मीर समाज के, उसको लगभग 7-8 घंटे पुलिस ने डिटेन करके रखा। वो लड़का पुलिस स्टेशन गया और उसने बोला कि मुझे एक कार्यक्रम पुणे में हो रहा था जिसमें तीस्ता तलवार और ऐसे कुछ लोगों को बोलना था, और उसका विषय था कि कश्मीर फाइल्स जो है वो अर्ध सत्य है। तो ये लड़का गया और उसने पुलिस स्टेशन में कहा कि मैं ये कार्यक्रम अटेंड करने जा रहा हूँ, आपकी जानकारी में जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर है उसके साथ में बात करना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे कि मेरा जो कहानी है वो अर्ध सत्य कैसे हो गया। ये आज की कल की घटना है, यस्टरडे इन पुणे। उस लड़के को 6 से 7 घंटे उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा, दे डिडंट अलाउ हिम टू गो आउट, और उसके जो 2 साथी और थे, और उन्होंने कहा कि आप वहां जाओगे इससे शांति भंग होती है। ये जो अभी हरीश जी बता रहे थे कि मैं मेरे ही देश में मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो उसको आप अर्धसत्य कहते हो। अगर मैं उसका काउंटर करूं, अगर मैं कहूं कि मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, शांतिपूर्ण ढंग से डिस्कशन करना चाहता हूं, और ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये अर्ध सत्य नहीं है, तो आप मुझे स्वर्गीय बाला साहब जी के पुत्र के स्टेट में 7 घंटे आप मुझे बंद रखते हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं मैं सच बोलूं। ये आज की इस देश की सिचुएशन है। किसी ने कहा है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच जो है, ट्रूथ, वो थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया तो वो सच नहीं होगा, कैन नॉट बी ट्रूथ। क्योंकि सच तो सच ही रहेगा, या वो होगा या नहीं होगा।
और अगर सच है तो घटेगा या बढ़ेगा नहीं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा नहीं, झूठ हैज नो लिमिट्स, फॉल्सनेस। केवल इस विषय के साथ मैं जोड़ते हुए कुछ चीजें, आपने जो कश्मीर फाइल्स देखी वो सच है, न वो अर्ध सत्य है, न वो छोटा सत्य है, न वो बड़ा सत्य है, वो सत्य है। बट वो मेरी पूरी कहानी नहीं है। मैं कश्मीरी पंडित की वो पूरी कहानी नहीं है, वो 1% कहानी है। सो यदि आप उन घटनाओं को और उस विभीषण काल को सुनेंगे तो उसका 1%, उस समय की 2-2.5 घंटे में जो वो बता सकता था एक डायरेक्टर, उसने उतना बताने की कोशिश की। हम आभारी हैं विवेक अग्निहोत्री जी का। 32 इयर्स एक लंबा समय होता है। जिस देश में हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, ये रामकृष्ण की भूमि है, उस भूमि में 32 इयर्स के बाद एक फिल्म, 2 घंटे की एक फिल्म 32 इयर्स पहले इसी देश के कोने में घटित कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, वहां के लोगों को मारा गया, वहां के मूल निवासी को मारा गया, उसको वहां से निकाला गया, उसकी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी की गई, बलात्कार हुए। और यह कहानी आज एकदम से वो एक पत्रकार गुट है जिसकी सांस ही अब खत्म हो गई, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है, जो 32 इयर्स से कह रहे थे कि कश्मीरी हिंदू बहुत अमीर लोग होते थे, इसलिए इस देश में, वैसे मैं कहता हूं कोई किसी भी प्रदेश में ब्राह्मण समाज कोई बहुत अमीर नहीं होता है। और कश्मीरी पंडित तो वैसे भी बैंक के जॉब से और इनके कई सरकारी जॉबों से ज्यादा कुछ नहीं करते थे, कोई बहुत बड़े बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। वो समाज 1315 में तक एक भी मुसलमान नहीं था कश्मीर में। 1315 में पहला मुसलमान कश्मीर आता है शाह अमीर करके, और यह व्यक्ति जो 1315 में आता है 1339 में वहां का राजा बन जाता है। जो अभी मैं समझ पाया, आपने अपने संबोधन में कहा कि यहां कुछ नहीं होगा, हम में से बहुत सारे लोग, हम बहुत दूर रहते हैं। मैं जब लगभग कई वर्ष पूर्व यहां आया तो एक बड़े बीजेपी कार्यकर्ता के घर में गया और उन्होंने जो ही सुना कि मेरा परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर से, अच्छा वहां बहुत हालात खराब है। तो थोड़ा बताया, हमारी बातचीत हुई, तो बातचीत करते करते उन्होंने जब सुना ओ इतना प्रॉब्लम है वहां, लास्ट में उन्होंने एक वर्ड कहा, ये मैं आपको कह रहा हूं लगभग 98 की बात होगी, हम बैंगलोर में बहुत सुरक्षित हैं, हमको कोई प्रॉब्लम, यहां सुनामी भी नहीं आ सकता, यहां आतंकवाद भी नहीं आ सकता, हम बड़े सुरक्षित हैं। मैं उन भाई साहब को आज कहना चाहता हूं कि 8 बजे के बाद शिवाजी नगर जाते हैं, हम अपने घर में अपने, हर कोई हम में से, ये हम सब हिंदुओं का एक प्रॉब्लम है कि हर कोई हम में से सोचता है किसी के साथ ये घटना हुई। जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदू मारा गया तो कश्मीरी हिंदू नहीं मारा गया था, वो कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया था, वो एक भारतीय मारा गया, भारतीय हिंदू मारा गया। लेकिन इस देश में किसी कोने में ये नहीं कहा गया कि भारतीय हिंदू मारा गया, कहा गया कि कश्मीरी पंडित मारा गया। कल को कोई और जाति पहन लेंगे, हर प्रदेश के अपने लोग हैं, अपनी जातियां हैं, हम में से हमारी चीजों को निकाल करके वो एक अलग अलग रंग से हमको टाइम टू टाइम, जब जब उनको समय मिलता है, हम पे अत्याचार करते हैं। 5 लाख से लेके 7 लाख लोग अचानक
1990 कश्मीर से निकल जाते हैं और उसके प्रति कोई और दूसरा रीजन नहीं था, उसके प्रति केवल एक रीजन था, मैं कश्मीर से आज बाहर हूं तो केवल और केवल एक रीजन के कारण हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं। कश्मीर में कभी भुखमरी नहीं थी, वो कश्मीर में एक भी आदमी बिना खाना खाए नहीं सोता था, न तब सोता था, अब तो मतलब ही नहीं। आज आप वहां की मस्जिद देखोगे तो यहाँ का 5 स्टार होटल लीला और बाकी सारे होटलों से ज्यादा अच्छा दिखता है। मस्जिदें, गांव की मस्जिदों की बात कर रहा हूं मैं। 7 लाख कश्मीरी पंडित इस देश में एक रात में अपने घर से, अपने सदियों की विरासत से बेदखल किए गए, लेकिन इस देश के हर कोने में कहा गया कि शायद कुछ हुआ होगा, बट उसके प्रति कोई वापस उसमें हमने कभी उसका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो कश्मीर का हिंदू था, कल को केरला का हो सकता है, आज वेस्ट बंगाल का हिंदू है। एक महिला को उसके साथ बदतमीजी करने के बाद में उसको अपने ही पति के खून के चावल, जो आपने वो दृश्य देखा, वो कोई असत्य नहीं है, वो सत्य घटना है। एक टेलीकॉम इंजीनियर की पत्नी को उसका ही पति के रक्त से सने हुए चावल उसके मुंह में डाले गए। इससे बड़ा इस्लाम का चेहरा क्या हो सकता है? वहां जो उस समय स्लोगन लगे, यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा, ये नहीं था स्लोगन कि कश्मीर को अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को रोजगार चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, ऐसा कोई स्लोगन उस समय नहीं था। यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा, यहां जिसको रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। 19 जनवरी 1990 की रात को लगभग करीब दिस सेम टाइम हजारों मस्जिदों से एक ही आवाज चली, एंड देयर वाज एवरी लाउड स्पीकर फ्रॉम दिस मस्जिद कि ए काफिरो, देश हमारा छोड़ दो। हु वाज द काफिर? काफिर हिंदू था। इंडियन डॉग्स गो बैक, वो किसके लिए कहा जा रहा था? और रातों रात पूरे उस घरों के, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर के दरवाजे को खटकाया नहीं गया और उसको ये नहीं कहा गया कि आप यहां से नहीं जाते हो तो कल तक आपको जिंदा नहीं रखा जाएगा। इस देश में आप अगर, बहुत सारे यहां सीनियर लोग बैठे हैं, यदि आप उस समय 1990 का दौर याद करोगे, दिल्ली में जितना प्रशासन था, इंक्लूडिंग उस समय के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी, एक ड्रेस कोड बना था दिल्ली में। वो ड्रेस कोड था कश्मीरी मुसलमान का ड्रेस कोड। वीपी सिंह का कोई भी चित्र निकालिए, उसमें कश्मीरी मुसलमान की वो जो एक पर्टिकुलर कश्मीर की टोपी है, वो टोपी होती है। एक वहां का उस समय का नेता दिल्ली में फेरन, जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो मुसलमान वाला फेरन है, वो फेरन पहन के घूमता था। क्यों? क्योंकि इस देश का होम मिनिस्टर उस समय मुफ्ती सईद था। और ये मुफ्ती सईद कौन था? जब हम 90 की बात करते हैं, 87 फरवरी में 40 मंदिरों को जलाया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। कितनी माओ बहनों का के साथ बलात्कार हुआ था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और उस सब के पीछे मुफ्ती मोहम्मद सईद था। और 4 साल, केवल आफ्टर 4 इयर्स, सेम आदमी इस देश का गृह मंत्री बनता है। 1 महीने के अंदर उसकी बेटी कैसे अगवा हो जाती है और 5 बड़े खतरनाक टेररिस्ट को इस देश की सरकार छोड़ देती है। फारूक अब्दुल्ला 18 जनवरी को कहता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस दिल्ली के कॉरिडोर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमारे दिल्ली की राजनीति जो है, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है। उनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाया हुआ है, और वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा उनको समझ ही नहीं आता है वो किस दिशा में उनको ले जाएगा।
7 लाख कश्मीरी हिंदू एक जगह से निकलते हैं, एक आवाज नहीं होती है। आज भी मेरी किसी भी रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में केवल और केवल मेरे को माइग्रेंट कहा जाता है। इन एवरी रिकॉर्ड इट इज कश्मीरी माइग्रेंट। दे हैव नॉट यूज्ड इवन द वर्ड डिस्प्लेस्ड। माइग्रेंट तो वो जानवर, वो पंछी होते हैं जो सर्दियों में, गर्मियों में अपना स्थान बदलते हैं। हमने कभी अपना घर अपने लिए नहीं छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। वी आर फोर्स्ड टू लीव। इट वॉज नथिंग लेस देन जेनोसाइड। द ओनली टर्म विच कैन बी फिक्स्ड विद कश्मीरी पंडित इज जेनोसाइड। समूल नाश करना उस संस्कृति का। वो कौन सी संस्कृति थी जिसको 8वीं शताब्दी में खोजते खोजते आदि शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, और शारदा मां के उस मंदिर में साउथ का जो डोर था वो आदि शंकराचार्य ने खोला। वो संस्कृति का समूल नाश, आचार्य अभिनव गुप्त की संस्कृति का समूल नाश। इसको अगर हम जेनोसाइड कहने में शर्माएंगे, इसको हम माइग्रेंट कहेंगे, तो इससे बड़ी बदतमीजी इस देश में कुछ नहीं हो सकती। 89 सितंबर में वहां के सबसे बड़े कश्मीरी पंडित नेता को मारा जाता है, टिकलाल टिपलू को। जस्टिस गंजू को मारा जाता है नवंबर में। दिसंबर में मारा जाता है प्रेमनाथ भट्ट, जो अनंतनाग। हर डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े बड़े नाम थे इस समाज के, उनको एक एक करके मारा जाता है। और उस समय हमारे एक कश्मीरी नेता ने एक पेपर में एक इंटरव्यू देके कहा कि हमको बताइए कि हम लोगों के साथ करना क्या है। उन्होंने चौक में एक कश्मीरी पंडित को मारा। दे यूरिनेटेड ऑन हिज बॉडी एंड देन द नेक्स्ट डे दे टोल्ड टू द public in that same newspaper Al Safa and Aftab, they wrote the article, see, this is what is your future if you want to live here. That word which he continuously speaks in that movie, relive, salive ya galive, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मरने के लिए रेडी हो जाओ, या तो यहां से भाग जाओ। एंड दिस relive, salive, galive is true for everywhere. कश्मीर फाइल्स मेरे लिए कोई अच्छी नहीं। 32 इयर्स में मेरे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन इस देश के किसी कोने में कोई और फाइल्स ना बने, कोई कर्नाटका फाइल ना बने, कोई मैसूर फाइल ना बने, कोई केरला फाइल ना बने। इसकी जिम्मेवारी अगर हम लेंगे, आज लेंगे, तो ही शायद ये फाइल्स बनना, नहीं तो हमारी गाथाएं जो बहुत एक महान हमारा जो इतिहास है उसको लेकर है, धीरे धीरे हमारी फाइल्स में बंद हो जाएगा। हर प्रांत की, हर जगह की हिंदू की एक फाइल खुलेगी और कुछ फाइलों में हम लोग हमारा इतिहास खत्म कर देंगे। मेरा घर जो था वहां पे वो एकदम हमारा मेन रोड पे था, और हमारी माताजी रोज हमको, हमारे पिताजी के साथ झगड़ा करती थी कि हमको तुरंत निकलना है, तुरंत निकलना है, यहां से निकलना है, यहां से निकलना है। मैं, मेरे भाई, पिताजी सोचते थे ये इतना क्यों बोलती है। खैर 8 मार्च को हम लोग वहां से निकले। मैं कह रहा हूं, जम्मू पहुंचने के बाद एक दिन मेरी मां से पूछा कि इतना आप क्यों बताते थे कि निकलो निकलो, तो उसने एक कहानी सुनाई मुझे। मैं हिंदू था, मैं वहां सह रहा था, मैं वहां रहता नहीं था, क्योंकि मैं रिटेलिएट नहीं करता। एक इंसिडेंट इस देश में कोई बताए कि कश्मीरी पंडित ने कश्मीरी मुसलमान को मारा और वो जिंदा बचा, ऐसा एक इंसिडेंट कोई भी पत्रकार से लेके इस देश का कोई भी सीडो सेक्युलरिस्ट मुझे बता के दिखा दे। लेकिन इस देश का कश्मीरी पंडित को मारने वाला, उसका जेनोसाइड का कारण केवल और केवल कश्मीरी मुसलमान है। पाकिस्तान है, वहां से आए, यहां से आए, इस्लामिस्ट है, जहादी मेंटेलिटी है, कुछ नहीं। मेरा पड़ोसी जो था, मेरा जेनोसाइड का कारण केवल और केवल वो है। पाकिस्तान ये सारी चीजें गजवाए हिंद में है, हम कितने सालों से जी रहे हैं, उस गजवाए हिंद के साथ हमको लड़ना है। लेकिन अगर जेनोसाइड का कारण, कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड का कारण केवल और केवल कश्मीरी मुसलमान है, और इसको बोलने में हम लोगों को दिक्कत होती है। इस दिक्कत से अगर निकलना है, अगर हमको हमारी मां बहनों बेटियों का फ्यूचर संवारना है, तो मेरा अनुरोध है इस सभागार से, इस मंच से,
कृपया कोई और फाइल्स न बने, उससे पहले हम जीवित सुरक्षित अपने समाज में अपने संस्कार और सभ्यता के साथ रहे। मैं एज ए कश्मीरी पंडित ये रोज प्रण करता हूं, आपको बताता हूं, क्योंकि कई लोग शायद आप लोगों को बताते होंगे कि कश्मीरी पंडित अब सेटल्ड हो गए, 30 साल हो गए, 32 years इज अ लॉन्ग टाइम, दे वोंट गो बैक। सॉरी, आई विल गो बैक, आई विल गो बैक, आई विल गो बैक, बट आई विल नॉट गो बैक जस्ट टू सर्च फॉर माई डेड हाउस, बिकॉज अब वो घर तो रहा नहीं, लेकिन मैं उस मकान को ढूंढने नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं यहां से अपनी सभ्यता, संस्कार, शंख घंटा लेकर जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा आप सब लोगों को, मैं लेके जाऊंगा आदि शंकराचार्य के उस संदेश को, मैं लेके आऊंगा वहां से आचार्य अभिनव गुप्त का संदेश। और ये जो लोग कहते हैं ना, मेरे को जगदीश जी मुझे इसमें क्षमा करिए, मुझे लगता है कि ये जो अभिन्न अंग, भारत का अभिन्न अंग, ये शब्द से मुझे बहुत नफरत है। हमारे शरीर में हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये बाजू मेरा अभिन्न अंग है, ये शरीर है। आप इस देश को बताइए, भारत कश्मीर उसकी आत्मा है, उसके बगैर वो रह कैसे सकता है? वो कौन से कौन आदमी अपनी आत्मा के बगैर रहता है? आप कलहन को छोड़कर कैसे रह सकते हो? यदि ये अभिन्न अंग होता, यदि केवल कोई एक जुड़ाव होता किसी कारण से, तो आचार्य अभिनव गुप्त और मुद्राज का आपस का संवाद नहीं होता। 10वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य कश्मीर नहीं जाते, उनको यह नहीं लगता कि इसके बगैर मेरी यात्रा पूरी है, अधूरी है। तो हमें हमारे पूर्वजों का, हमारे सद्गुरुओं का, उनका आशीर्वाद लेके इस समाज को बचाने का ये फाइल्स बनी है। ये कश्मीर फाइल्स अंतिम फाइल्स हो, इसके बाद हिंदू के ऊपर कोई फाइल न बने। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।